नमस्कार, द एजुटेक आपका स्वागत करता है। अवे टू ज्योग्राफी। आज एजुटेक आपके सामने लेकर आया है आकाश के तारे, आसमान के तारे। आइए देखते हैं। ये आपका सामने आसमान आ गया और आज इसमें आसमान के तारों में देखते हैं क्या है आज। तारों का परिचय। ये आपके तारे हैं विभिन्न प्रकार के और उसमें से हम देखेंगे उनका परिचय क्या है, कैसे हैं और तारों का जीवन। तो आज हम आइए शुरू करते हैं। तारा एक परिचय। तारे का निर्माण और तारे का परिचय से संबंधित हम बात करते हैं। तो तारा एक खगोलीय पिंड है जो अपने गुरुत्वाकर्षण में बंधे प्लाज्मा आदि से चमकदार तथा गोलीय है। अर्थात जो तारा होता है वो एक अपने गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ प्लाज्मा जो उसका होता है, जो उसको चमक देता है तथा वो गोलाकार होता है। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। तारों की चमक उसमें उत्पन्न ऊष्मा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा के कारण होती है। अर्थात जो उसमें चमक होती है और उसमें जो गर्मी होती है वह उसके अंदर होने वाली संलयन द्वारा होता है। तारा गैस का कोई भी विशाल स्वयं चमकदार आकाशीय पिंड जो अपने आंतरिक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त विकिरण से चमकता है। अर्थात तारा क्या है कि जो कोई भी ऐसा विशाल पिंड है जो चमकदार होता है और अपनी आंतरिक ऊर्जा के स्रोत द्वारा चमकता है। फिर तारों का जन्म बिग बैंग के बाद विकास की एक निश्चित तथा विशेष प्रक्रिया से होता है, जो आज से लगभग 10 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। अब तक अनेकों तारों का विकास एवं अंत हो चुका है। हमारे सूर्य जैसे तारे का विकास आज से 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अर्थात जो ये तारे का जो विकास हुआ है वो बहुत पहले से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। नए तारे बनते हैं और नए तारों का कुछ पुराने तारों का अंत भी हो जाता है। ये है बिग बैंग का एक मॉडल जिसमें से तारे बिग बैंग होता है और तेज से ऊर्जा बाहर निकलती है। दृश्यमान जो हमारा दृश्य ब्रह्मांड है में असंख्य सितारों में से केवल एक बहुत छोटा प्रतिशत नग्न आंखों से दिखाई देता है, जैसे हमारे सामने किया जाता है। तारे कई जोड़े या एकाधिक प्रणालियों या तारा समूहों में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर दो और ये है तारा यहाँ पर उत्पन्न हुआ। फिर इस तरीके से ये कई समूह में भी मिलते हैं। तारों के ऐसे समूह के सदस्य सामान्य उत्पत्ति के माध्यम से भौतिक रूप से संबंधित होते हैं और पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण से बंधे होते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रुप में होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनकी भौतिक विशेषताएं भी आपस में संबंधित होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो तारे का जीवन शुरू होता है। तो तारे के जीवन ये आपका किस तरीके से ये बादल है ऊर्जा के धूल के और जिसमें तारे उत्पन्न होते हैं उसकी ये स्थिति है हमारे सामने। तो ये चित्र पर है। एक तारे का जीवन मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बनी सामग्री के गैसीय निहारिका में गुरुत्वाकर्षण से पतन के साथ हीलियम और भारी तत्वों के संलयन मात्रा के साथ शुरू होता है। अर्थात जो जीवन शुरू होता है वह संलयन निहारिका जो गैसी है आपका पीछे इस बैकग्राउंड में है उससे में गुरुत्वाकर्षण के पतन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें जो पतन होता है जो ध्वस्त होता है उसके फिर हीलियम उसमें इकट्ठा होता है बनना शुरू होता है और उनका संलयन जो होता है भारी तत्वों की संलयन यानी हीलियम के बाद फिर फर्दर होता रहता है। तो इस तरीके से उनका जीवन चलता है। एक तारा धीरे धीरे घूमने वाले विशाल बादल से विकसित होता है और पूरी तरीके से या लगभग पूरी हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण बादल ध्वस्त होता है और सिकुड़ने लगता है। यानी आपस इनका गुरुत्वाकर्षण जब अधिक हो जाता है तो क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है, उसी में अंदर गिर जाता है और उसके बाद वो सिकुड़ने लगता है, क्योंकि अंदर गिरने के बाद वहाँ पर एक केंद्र बन जाता है सारा इकट्ठा हो जाने के बाद। जिस तरीके से यहाँ पर इस साइड में दिख रहा है, ये यहाँ पर एक केंद्र ध्वस्त होने के साथ और ये उसके पहले का बना हुआ यहाँ पर देखिए ये काला वाला ये केंद्र का रूप ले रखा है यहाँ पर। इस तरीके से आपका ये पूरा जो क्षेत्र पीछे दिख रहा है ये भी बादल है जो घूम रहा है। ठीक है, तो ये घूमते हुए ध्वस्त हुआ और यहाँ पर एक ध्वस्त के कारण गुरुत्वाकर्षण से सारी कुछ संकुचित होता चला गया। तो इस तरीके से सिकुड़ने के साथ ही इसकी घूर्णन गति भी बढ़ती जाती है। अर्थात ये जैसे जैसे सिकुड़ता जाता है उसकी घूर्णन बल इसे घुमाने लगता है और जिससे बाहरी भाग तस्तरी यानी जो इसके बाहर का भाग है वो तस्तरी की तरफ फैल जाता है और आंतरिक भाग गोलाकार रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये गोलाकार रूप ले रहा है और ये बाहर का भाग तस्तरी की तरफ फैल गया है, जो गर्म और सघन होता चला जाता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है और अधिक घनत्व वाला होता चला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टार कहा जाता है। जब इसका तापमान यानी इस प्रोटोस्टार का तापमान 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तो इसमें हाइड्रोजन नाभिक संलयन करने लगते हैं और तारा प्रज्वलित हो जाता है। अर्थात जब इसका इस प्रोटोस्टार का तापमान बढ़ता चला जाता है घूमने और ध्वस्तकरण की प्रक्रिया से, तो इसका तापमान जब 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तो हाइड्रोजन संलयन होना शुरू हो जाता है और ऊष्मा निकलती है और ये तारा चमकने लगता है, प्रज्वलित हो जाता है, अर्थात तारे का जन्म हो जाता है। तारे धूल के बादल के भीतर पैदा होते हैं। यानी कहाँ पैदा हुए, ये स्पष्ट हुआ, धूल के बादल के भीतर पैदा हुए, जो अधिकांश आकाश गंगा में फैले होते हैं। यानी सभी प्रकार की आकाश गंगा में इस तरीके के बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों के भीतर गहरा अशांत पर्याप्त द्रव्यमान होता है। पहले यह अशांत होता है, फैला हुआ, जो आपस में इधर उधर घूम रहा होता है, द्रव्यमान केंद्र। साथ ही सघन भाग बनते हैं
द्रव्यमान पर्याप्त द्रव्यमान है तो सघन भाग बनना शुरू होता है, जिसमें स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर जब सघन भाग बनना शुरू हुआ तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस धूल आकर्षण से ढहने लगते हैं, यानी उस पर आकर्षण के कारण से खिंचाव होता है तो वो वहीं पर आके गिरने लगते हैं, जिससे इस सघन भाग का तापमान बढ़ने लगता है। जब वहाँ पर लगातार चीज़ें गिरती हैं तो उसका तापमान बढ़ने लगता है, जिससे एक प्रोटोस्टार के रूप में बन जाता है। तो ये सघन भाग जो छोटा सा था, इस पर जब ढेर सारी गैस इकट्ठा होने लगी और ये इकट्ठा होने के साथ तापमान बढ़ने लगा तो ये सघन प्रोटोस्टार बन गया। तो प्रोटोस्टार जो जाना जाता है, एक दिन यह तारा बन जाता है और इसी प्रक्रिया से जब ये गर्म हो जाता है और उसमें संघनन हो जाता है तो ये तारे के रूप में बन जाता है। इसका कुल द्रव्यमान ही आगे इसके विकास और अंतिम अवस्था का निर्धारण करने वाला कारक होता है। अब इसका जब पूरा सब कुछ गिर गया, इसमें बन गया ये तारा, तो इसका जो भी द्रव्यमान निर्धारित हुआ होता है वह आगे चलकर इसके पूरे जीवन काल को प्रभावित करता है, कारण करता है। अर्थात द्रव्यमान ही बाद में तारे का द्रव्यमान और उसकी विभिन्न अवस्थाओं का जिम्मेदार होता है। तारे की विकास प्रक्रिया। अब आगे हम देखते हैं कि तारे का विकास प्रक्रिया क्या है। तारे की विकास प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक तारा समय के साथ बदलता है। तारे के द्रव्यमान के आधार पर इसका जीवन काल कुछ मिलियन वर्ष से लेकर बड़े पैमाने तक हो सकता है। अर्थात जो ये प्रक्रिया शुरू होती है तारे की, तो यह एक समय के साथ बदलता होता है और इसके जो जीवन काल शुरू होता है कुछ मिलियन वर्ष, अरबों वर्ष से लेकर बहुत बड़े पैमाने तक, यानी ब्रह्मांड की उम्र से अधिक तक का होता है। सभी तारे गैस धूल के ढहने, यानी उसी तरीके से जो पीछे हम देख चुके हैं कैसे उत्पन्न हुआ, वाले बादलों से बनते हैं, जिसे अक्सर निहारिका या आणविक बादल कहा जाता है। लाखों वर्ष के दौरान प्रोटोस्टार, यानी जब ये पूरा चीज़ प्रोटोस्टार बनता है, फिर इसमें से क्या होता है, वो संघनन होता है। संघनन होने मतलब ऊष्मा शुरू होती है, संलयन होता है। संलयन के बाद वो संतुलन स्थिति में आ जाते हैं, जिसे मुख्य अनुक्रम तारा कहा जाता है। जब वो तारा बन जाता है तो अनुक्रम स्थिति में आता है, एक आर्डर की स्थिति में आ जाता है, तारे के रूप में जिसे जाना जाता है अनुक्रम तारे के रूप में। ठीक है। मुख्य अनुक्रम तारा धीरे धीरे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता रहता है। जब कोर में लगभग सभी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाते हैं, यानी संलयन की क्रिया चलती रहती है, तो कहाँ होती है, कोर में चलती है। तो हीलियम से जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम बन जाता है, तो इसका मुख्य अनुक्रम जीवन समाप्त हो जाता है, यानी ये एक स्टेज पूरा खत्म हो जाता है। अनुक्रम का जो एज थी इसकी, यानी युवावस्था थी, वो समाप्त हो जाती है और अब ये धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था की ओर आगे बढ़ने लगता है। सूर्य का मुख्य अनुक्रम जीवन 10 अरब वर्ष है, यानी मुख्य अनुक्रम जीवन इसका 10 वर्ष है, 10 अरब वर्ष है, जिसमें से 4.6 अरब वर्ष ये व्यतीत कर चुका है। तो बाकी जितना बचा है उसके बाद यह इसमें बदलना शुरू हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था में आ जाएगा, जिसमें फिर मुख्य अनुक्रम जीवन के बाद तारे का कोर अपने गुरुत्व के कारण सिकुड़ने लगता है, यानी संलयन नहीं होता, ऊर्जा नहीं होता, तो वो क्या होगा, सिकुड़न शुरू हो जाएगा, ठंडापन आने लगता है। तो अपने गुरुत्व के कारण से उसका घनत्व ज़्यादा हो गया, सिकुड़ने लगता है, जिससे कोर के बाहर और उसके बाहरी वातावरण के बीच में एक जगह बन जाती है, खोल का निर्माण हो जाता है, जिसमें फिर बाहर की जो हाइड्रोजन है वो प्रवेश करती है और वहाँ पर पुनः आकर संलयन होने लगती है। जिससे होता क्या है कि कोर सिकुड़ता तो रहता है, क्योंकि उसका अंदर से जब होता है, जब एनर्जी जनरेट होती है तो बाहर फेंकती है, जब बाहर जनरेट हो रही है तो वो सिकुड़ेगा, अपनी अवस्था में, अपनी प्रक्रिया के अनुसार वो सिकुड़ता रहता है, लेकिन गर्म होने लगता है। परिणाम स्वरूप तारे की बाहरी परत बाहर की ओर फेंकने के साथ शीतल होने लगती है। यानी अब क्या हुआ, जब वो गर्म हो रहा है, नीचे गर्म हो रहा है, तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो बाहर जाना शुरू हो जाती हैं और अंदर का जो कोर है वो सिकुड़ता रहता है, और ये गर्म होने, जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे चीज़ें बाहर फेंकना शुरू कर देता है, शीतलन और विस्तार। और लेकिन जब जैसे ये दूर होंगे क्या होंगे, शीतल भी होगा और इसका विस्तार भी होगा। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उपविशाल तारा कहा जाता है, यानी अब ये विशालता की ओर बढ़ रहा होता है, तो इसे उपविशाल तारा कहा जाता है। ये संतुलन की स्थिति नहीं होती है। जब तारे की बाहरी परत पर्याप्त ठंडी हो जाती है, यानी पूरी तरीके से बाहर आ चुकी होती है, ठंडी हो जाती है और लाल चमक के साथ एक विशाल तारा बन जाती है, यानी अब ये क्या हो, जब पूरी हो गया तो पूरी जो चमक है वो चमक तो उतनी नहीं रह पाती है, लेकिन जब ये चमकना रहता है बाहर ठंडेपन के कारण से, जलती हुई लौ जैसे कोयला वो होता है, अंगीठी होती है, उस तरीके से ये लाल लाल चमकने लगता है, जिससे लाल दानव कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो चमक बढ़ती है, क्यों, उसमें गर्मी से निकल रही है ना, अंदर से गर्मी के कारण से ये फैल रहा है, तो चमक तो आएगी, लेकिन उतनी नहीं हो पाती जितना ये ओरिजिनल में था। तो लाल दानव कहते हैं। लाल दानव तक सभी आकार के तारों का पथ समान होता है, यानी जितने चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, विशाल का है दानव जो है, परम दानव हो, सभी का जो जीवन पथ होता है लाल दानव तक समान रूप से आता है। किंतु इसके आगे तारे का द्रव्यमान यह तय करता है। अब हल्का तारा होगा, उससे वजन होगा, बहुत वजन होगा, तो इसका द्रव्यमान यह तय करता है कि आगे तारा कौन सा पथ अपनाएगा। यानी दो पथ मुख्य रूप से होते हैं इसमें, एक विस्फोट का और एक लघु विस्फोट, एक महाविस्फोट, एक छोटा विस्फोट। दो रास्ते बनते हैं, जिसमें एक में ब्लैक होल बनता है, एक में ब्लैक डॉर्फ बनता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सामान्य तौर पर एक तारा जितना बड़ा होता है उसका उतना ही जीवन छोटा होता है। जीवन कितना बड़ा होगा, जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, जब बड़ा होगा उसका जीवन उतना ही छोटा होता चला जाता है। ये है लाल दानव जो आपके जस्ट पीछे दिख रहा है। तो लाल दानव का फिर क्या है, लाल दानव के बाद विभिन्न आकार के तारों का जीवन जो यहाँ पर हमारे सामने है, ये आपका यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया हुई है, जो बता रहे हैं कि कौन सा पथ चुनेगा। तो ये पथ देखिए, यहाँ से तारा बना शुरू हुआ, ये इसका आपका ये है नेचुरल, यानी मुख्य
अनुक्रम का तारा, यहाँ पर भी, यहाँ पर, और ये फिर लाल दानव बना, लाल दानव के बाद ये विस्फोट कर गया। इधर का जो है इसका लंबा जीवन, ये बड़ा है तो इसका छोटा जीवन, ये छोटा है तो इसका लंबा जीवन यहाँ तक आया, ये भी लाल दानव बना, लाल दानव के बाद ये छोटा सफेद में बदल गया, फिर काला हो गया। यहाँ पर टूटने के बाद ये फिर से अगर ये बड़ा होता है तो ये दूसरे अवस्था में चला जाता है, जहाँ पर आगे हम बात करेंगे न्यूट्रॉन बनाएगा, न्यूट्रॉन के बाद ये फिर फर्दर काम करेगा। तो ये है कम द्रव्यमान के तारे जिनका द्रव्यमान 0.45 से 1.4 सौर द्रव्यमान होता है। तो जब जिनका द्रव्यमान कम होता है तो उसमें क्या होता है, कम द्रव्यमान के तारे के कोर में हीलियम कार्बन में बदलने लगते हैं। तो कार्बन में बदलने के बाद फिर क्या होता है, बाद में कोर फिर से ध्वस्त हो जाता है। जब कार्बन बदलने लगता है तो कार्बन भी जब बदल जाता है तो वो फिर कोर पुनः ध्वस्त हो जाता है। इस ध्वस्त के दौरान तारे की बाहरी परतें बाहर फेंक दी जाती है, यानी जब ध्वस्त हो जाता है तो ये बाहर फेंक दी जाती हैं गर्मी की वजह से और ऊर्जा की वजह से। क्यों, कार्बन जब बनेगा तो उसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है और वहाँ पर ध्वस्त हुआ तो अंतरिक्ष बन गया, अंतरिक्ष फिर वही कोल एक प्रक्रिया बना, कोल के बाद ये फिर से बाहर फेंक दी जाती है, जिससे एक ग्रही निहारिका का निर्माण होता है। जिससे ग्रही जब बाहर फेंक दिया जाता है तो ग्रही निहारिका बन जाती है। और था जो इसके बाद बचा हुआ जो कोर होता है, सारा कुछ बाहर फेंक दिया गया तो जो कोर का भाग बचा हुआ होता है वह सफ़ेद बौने के रूप में होता है, यानी सफ़ेद हो जाता है। उस चमक जो होती है उसकी सफ़ेद होती है, धुंधली होती है, जिसका क्षेत्र जिसका द्रव्यमान कम हो जाता है और चमक भी कम होती है। और धीरे धीरे यह अपनी ऊर्जा लगातार खोता रहता है और एक काले बौने में बदल जाता है। ठीक है, हमारा सूर्य भी अरबों वर्ष बाद, लगभग कितना बताया था आपको, 5.6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5.6 अरब वर्ष बाद सफ़ेद बौने के रूप में बदल जाएगा और यह बौना वही तारे बनते हैं। यानी यहाँ पर बौना कौन से तारे बनेंगे उसकी बात बता रहा है कि ये कम द्रव्यमान कितना है कि उसकी अधिकतम सीमा 1.4 सौर द्रव्यमान होती है, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, चंद्रशेखर लिमिट कही जाती है। ठीक है, आगे विशालकाय तारा जिसका द्रव्यमान 1.4 और सौर द्रव्यमान से अधिक होता है। 1.4 से 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यानी इससे अधिक होता है। तो विशाल तारा लाल दानव के बाद, ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ये लाल दानव को ही समझ लीजिए आप लोग, लाल दानव है तो उसके बाद जो होता है ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। फिर से लाल दानव के बाद उसका मूल तापमान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, क्योंकि जो आपका हीलियम है, हीलियम का संलयन कार्बन में होता रहता है। अब ये चूंकि बड़ा है तो दबाव ज़्यादा है तो ये संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। साथ में गुरुत्वाकर्षण कार्बन परमाणु को एक साथ सबको खींचता है, यानी जब एक साथ जब खींचेगा तो क्या करेगा, अधिक दबाव लगाएगा, जिससे उसके अतिरिक्त संलयन की क्रिया भी चलने लगती है, यानी कार्बन से फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे तत्व बनने लगते हैं और अंततः जो सारा कुछ है सब लोहे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लोहा बन जाता है। जब कोर में अनिवार्य रूप से लोहा ही रहता है तो संलयन बंद हो जाता है, यानी अब क्या हुआ, जब लोहा सारा बन गया तो संलयन की पूरी प्रक्रिया बंद हो जाती है और ऊर्जा विकिरण भी बंद हो जाता है। तो जब इस हालत में जब सारा कुछ बंद हो गया तो क्या होगा, जब ठंडा होना शुरू हो जाता है, नहीं, इसके बीच में सिर्फ 1 सेकेंड के अंतर में आपका क्या हो जाएगा, यह पूरी तरीके से अपना तारा गुरुत्वाकर्षण पतन का अंतिम चरण शुरू कर देता है और उसमें क्या होता है, इसके तापमान 100 अरब डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक प्रतिकारी बल मिल जाता है, कोर से लेकर बाहर की सारी चीजों को तीव्र गति से बाहर फेंक देता है और ये ध्वस्त हो जाता है चूंकि तरीके से, जो कि एक सुपरनोवा कहलाता है। यानी सुपरनोवा क्या हुआ, जब लाल दानव, बड़े विस्तार वाले तारे लाल दानव के बाद उसमें होने वाले संलयन की अंतिम अवस्था में विस्फोट करता है, उसी विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। अब सुपरनोवा के बाद भी कंडीशन शुरू होती है तो सुपरनोवा के बाद अगर केंद्र में ध्वस्त होते तारे की कोर, यानी ध्वस्तीकरण भी चल रहा है, फेंका जा रहा है, ध्वस्त हो रहा है, तो इस प्रक्रिया में अगर कोर का जो द्रव्यमान है 1.4 और 3 सौर द्रव्यमान होता है, यानी सूरज के द्रव्यमान का 3 गुना और 1.4 गुना होता है, तो पतन तब तक चलता रहता है, यानी उसमें ध्वस्तीकरण होता रहता है तब तक जब तक कि न्यूट्रॉन तारा नहीं बन जाता। न्यूट्रॉन तारा क्या है, इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन जैसे तत्व और सूरज का द्रव्यमान पृथ्वी जैसे आकार में समेट दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यानी उसी में घूमते रहते हैं, गति प्रदान करते रहते हैं, इसलिए वो एक्सरे जैसे कंडीशन वेव्स निकलती रहती है, बहुत क्षीण मात्रा में, वह संतुलन की अवस्था में टिका रहता है। यह एक छोटा तारा होता है जो एक विशाल नाभिक की तरह होता है, जिसमें कोई खाली जगह नहीं होती है, यानी कोई भी स्पेस नहीं होता है, यहाँ तक कणों के बीच की जो होती है वो भी नहीं रह जाता है। अब इसके बाद भी अगर ध्वस्त होने के बाद दूसरी कंडीशन होती है कि अगर ध्वस्त तारे की कोर 3 सौर द्रव्यमान से अधिक होता है तो यह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ध्वस्त होने के बाद अगर 3 सौर द्रव्यमान से अधिक हुआ तो वह ब्लैक होल बन जाता है और पूरी तरीके से ध्वस्त होकर हो जाता है। ब्लैक होल असीम रूप से घनी वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। तो आज तक का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। ये है आपका एक मरते हुए तारे का चित्र, जिस तरीके से ये ध्वस्त हुआ, ये बीच का भाग कोर है और ये है आपका उसकी पूरी प्रक्रिया।